वेलकम गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं सियाराम आपका स्वागत करता हूं फॉर्मूलेटर के इस धमाकेदार मंच पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा पॉइंटिंग थ्योरम। देखो बेटा, ध्यान से समझना है बात को। आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो आपका सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस दिस इज योर फाइनल टॉपिक पॉइंटिंग थ्योरम, ठीक है ना। इसके अलावा जितने भी आपके टॉपिक्स थे कि लोसी मीडियम में बिहेवियर कैसा होता है, डाइइलेक्ट्रिक में कैसा होता है, या आपका कंडक्टिंग मीडियम में कैसा होता है, ठीक है ना, उन सब के बारे में मैं आपको बात कर चुका हूं। कई सारे क्वेश्चंस भी कराए हैं और भी मैं क्वेश्चंस करा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये एक बड़ा टॉपिक है, इसमें कई सारे और टॉपिक्स है। जैसे अगर मैं बात करूं तो जैसे पोलराइजेशन इसका एक टॉपिक है, ठीक है ना, स्टैंडिंग वेव रेशियो इसका एक टॉपिक है, ओके। आपका मीडियम का इंडेक्स जो होता है वो इसका एक टॉपिक है आपका। और आप बोल सकते हो कि आपका रिफ्रैक्शन जो होता है या आपका जो ट्रांसमिशन जो होता है, आपका रिफ्लेक्शन जो होता है, वो सारे इसके टॉपिक है। लेकिन उतना सारा आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया है। जितना आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है उतना मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूं। ये आपका पॉइंटिंग थ्योरम यहां तक आपके सिलेबस का ये लास्ट टॉपिक है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद में हम क्वेश्चंस करेंगे, मैं और भी क्लास लेके आऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन मस्ट रिमेंबर दिस थिंग्स कि आपके वो सारे टॉपिक्स जो है वो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। स्टैंडिंग वेव रेशियो वगैरह, स्टैंडिंग वेव वगैरह आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है ना। तो उस वजह से हम उनको नहीं पढ़ेंगे। फिर भी मैं आपके सेमेस्टर्स के क्वेश्चंस को देख लूंगा, अगर उनमें कहीं पे भी उन टॉपिक्स का जिक्र किया होगा तो उनके बारे में मैं आपको जरूर हिंट दूंगा, आपको जरूर बता दूंगा कि अगर थोड़ा बहुत कि अगर उनसे रिलेटेड बातें आएगी तो आप किस तरीके से सोल्व करोगे, ठीक है, ओके। अब ध्यान से समझना पॉइंटिंग थ्योरम क्या है। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट नहीं है, ये एक इंसान का नाम है, ठीक है ना। ये बहुत बड़े फिजिक्स के महान विद्वान हुए थे, एक पॉइंटिंग, ठीक है ना, जॉन बी पॉइंटिंग, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक अवधारणा दी थी। एक उन्होंने फिजिक्स के थे भाई, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फिजिक्स का एक बहुत मेजर टॉपिक है, ठीक है ना। तो इन्होंने एक अवधारणा दी। इन्होंने बोला कि सेम तरीका जैसे हम लोगों ने एनर्जी के लिए बोला था, इन्होंने बोला कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पहले थोड़ा सा ध्यान से समझना, वही कहानी इन्होंने बोली कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह प्रोपोगेट करती है। सही बात है। जैसे हम मान लो आपके हाथ में रिमोट होता है, टीवी का रिमोट होता है, आप रिमोट का बटन दबाते हो और उससे टीवी कंट्रोल होती है। मतलब एक्चुअली होता क्या है, आपका जो टीवी का रिमोट होता है उसमें ट्रांसमीटर होता है। वहाँ से क्या होता है कि आपके सिग्नल जो होते हैं वो निकलते हैं, टीवी के पास होता है रिसीवर, वहाँ पे वो उसको रिसीव करता है और उन सिग्नल्स के अकॉर्डिंग टीवी क्या करता है, वर्क करता है। ये पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बिहेवियर है, समझ रहे हो ना आप। तो क्या होता है कि जब हम कोई इक्विपमेंट से जब करते हैं तो हमारे पास में दो चीजें होती है, एक होता है ट्रांसमीटर, एक होता है रिसीवर। ट्रांसमीटर वो होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करता है, एक वो होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसके पास जाती है और उसके ऊपर क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। तो दो चीजें हैं, ऐसा समझ लो, एक सोर्स है, एक कंज्यूमर है, सही है। तो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द नथिंग बट कि एक सोर्स से निकली और प्रोपोगेट करती हुई गई और जाके एक कहां पे पहुंच रही है, एक रिसीवर के पास पहुंच रही है। तो जिस मीडियम में होते हुए वो प्रोपोगेट करती है, कहानी पूरी वहां पे डिपेंडेंसी आ जाती है। सही बात है कि नहीं है। तो देखो, एक जगह से निकल रही है, एक मीडियम में होते हुए जा रही है, तो उस मीडियम का बिहेवियर कैसा है, उस मीडियम में उसका प्रोपोगेशन कैसा है और पहुंचने के बाद बिहेवियर कैसा है, इनके ऊपर उसकी क्या हो जाती है, डिपेंडेंसी हो जाती है। और इसी चीज को डिफाइन करते हुए हम लोगों ने अलग अलग तरह के मीडियम लिए थे। अगर आपको याद हो तो हमने कंडक्टिंग बिहेवियर देखा था, लोसी देखा था, डाइइलेक्ट्रिक देखा था। वो अलग अलग मीडियम लेने का रीजन सिर्फ इतना सा ही था कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है ना भाई साहब हमारी, वो क्या करती है, प्रोपोगेट करती है और वो जा रही है। तो जो बीच का जो मीडियम होगा ना जिसमें प्रोपोगेट कर रही है, उसके ऊपर वेव का बिहेवियर डिपेंड करेगा, और बिल्कुल कर रहा था। कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस आ रहा था कि नहीं आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था ना। तो कहानी कुछ ऐसी ही है, कुछ अलग नहीं है। अब इस पॉइंटिंग भाई साहब ने कहा, इन्होंने एक ही बात बोली जो मैंने प्रीवियस क्लास में एग्जांपल दिया था जब एनर्जी के टाइम पे। इन्होंने बोला कि अगर वेव एक जगह से निकल के अगर दूसरी जगह जा रही है ना, तो उसके प्रोपोगेशन के लिए वेव के पास में एनर्जी का होना बहुत 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 क्या है, कंपलसरी है। मतलब उसके पास एनर्जी होगी ही होगी, बिल्कुल सही बात है, उसके पास एनर्जी होगी ही होगी, बिल्कुल। अब अगर वो एनर्जी के साथ एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है
किस में होते हुए? वेव में होते हुए, तो हो सकता है उसकी एनर्जी में डिक्रीमेंट हो सकता है उसकी एनर्जी में डिक्रीमेंट हो, क्योंकि भाई एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो लॉस तो होंगे ही, सही बात है। जैसे मैंने आपको एलसी टैंक बताया था एनर्जी के टाइम पे, तो मैंने वहां पे रेजिस्टेंस नहीं लिया था, सिर्फ एल और सी था, तो मैंने वहां पे लॉस को इंक्लूड नहीं किया था, सही बात है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूंगा, अगर प्रैक्टिकल लाइफ में कोई वेव अगर मीडियम में होते हुए जाती है, तो क्या धीरे धीरे उसके मैग्नीट्यूड में कमी होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल। e की पावर माइनस अल्फा आ रहा था, अटेन्यूएशन कांस्टेंट आ रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बिहेवियर में आ रहा था कि नहीं आ रहा था? बिल्कुल आ रहा था। तो इन्होंने बोला कि यह बात बिल्कुल सही है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एनर्जी होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन वो एनर्जी जो होती है उसमें टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, मतलब वो धीरे धीरे या तो रिड्यूस होगी या धीरे धीरे इंक्रीज होगी। वो डिपेंड करेगा कि वेव आ रही है या वेव जा रही है। ये सारी बातें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑलरेडी, समझ रहे हो? जो इस साइंटिस्ट ने जो खोजा था वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऐसा समझ लो। आज मैथमेटिकल बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा, पर देखना, ध्यान से समझना। मतलब इन्होंने बोला कि एनर्जी अगर आएगी तो एनर्जी की वैल्यू में धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब वो जैसे जैसे आगे चलेगी उसकी एनर्जी में क्या होगा? चेंज होगा। एनर्जी में क्या होगा? चेंज होगा। तो एनर्जी में होने वाला चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग भाई जा रही है तो क्या होगा? चेंज हो रहा है। तो एनर्जी में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो बिल्कुल सही बात है। तो इसने यही बोला था कि एनर्जी में टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है? चेंज होता है। और आप जानते हो एनर्जी को आप वर्क से भी लिख सकते हो। अगर आपने dw/dt कर दिया तो ये तो किसको रिप्रेजेंट करता है? पावर को रिप्रेजेंट करता है। किसको? पावर को। भाई अकॉर्डिंग टू हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या बोलता है कि काम करने की दर को क्या बोलते हैं? पावर। क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। अगर मैंने एनर्जी डेंसिटी ली तो वो पावर डेंसिटी मिल जाएगी, सही बात है, बिल्कुल। और एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल पढ़ चुके हैं ना। तो यहां हम किसके बारे में बात करेंगे? पावर के बारे में बात करेंगे। तो अब समझना ध्यान से, क्लियर है? अब पॉइंटिंग के माइंड में जो आइडिया आया वो चीज तो तुमको समझ में आ चुकी है कि भाई वेव एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, उसकी एनर्जी में क्या हो रहा है? टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो अगर एनर्जी में टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है तो इससे हमें क्या मिलेगा? पावर मिलेगा। क्या मिलेगा? पावर मिलेगा। बताओ मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल डेफिनेट है ना, बिल्कुल सही बात है। अब इसने बोला कि मैं बात तो कर रहा हूं भाई, मान लो कि एनर्जी डेंसिटी की मैंने बात की तो मैं पावर डेंसिटी की बात कर रहा हूं, चलो सही बात है, मैं बात कर रहा हूं, लेकिन मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। मतलब मेरे पास सिर्फ दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड और एक कंपोनेंट है मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड, सही बात है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी ना किसी डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही होगी। अब ये कहानियां तो ना हमारे लिए बड़ी सिंपल वाली बात हो गई, सही बात है। देखो जरा ध्यान से, तो मैं क्या बोल सकता हूं? मैं ऐसा बोल सकता हूं सर कि मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम में अगर प्रोपोगेट कर रही है, मान लो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ ऐसा, मैं लिखा देता हूं। मान लो ये कुछ मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने लिख दिया ई नोट, ओके, और पूरा लिख देता हूं, इट्स कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, और इसको मैंने लिख दिया जे कैप डायरेक्शन। कोई कंफ्यूजन है इसमें? ऐसे ही लिखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैग्नीट्यूड है, इसको पढ़ के पढ़ना आ गया ना आपको? ये मैग्नीट्यूड है, एक्स डायरेक्शन में वेव का प्रोपोगेशन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में? जे कैप का मतलब वाई डायरेक्शन में है, ठीक है, ओके। मान लो मैंने मैग्नेटिक फील्ड का और लिख दिया, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, कैसे लिखूंगा? इट्स योर मैग्नीट्यूड, इट्स योर मैग्नीट्यूड, दिस इज योर कोस, दिस इज योर ओमेगा टी माइनस योर के एक्स। अब डायरेक्शन कौन सी आएगी पहले तो ये बताओ, डायरेक्शन कौन सी होगी? जेड होगी या माइनस जेड होगी? पहले तो ये बताओ, सही बात है, बताओ भाई जरा मुझे क्या होना चाहिए? सर एक्स डायरेक्शन में जा रही है वेव, वाई डायरेक्शन में है मेरा कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड, सही बात है, ओके। तो वेव की डायरेक्शन क्या होती है भाई? वेव की डायरेक्शन होती है ई क्रॉस एच। अब ई है मेरा ऊपर, ई है मेरा ऊपर। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर दिखाऊं कि मेरा थंब इधर आए? अगर मैग्नेटिक फील्ड को मैंने अंदर की तरफ ले लिया तो ई क्रॉस एच करूंगा तो थंब इधर आएगा, वेव का प्रोपोगेशन इधर दिखाएगा, लेकिन वेव तो इधर जा रही है, गलत हो गया। तो क्या क्या होना चाहिए कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो थंब आएगा इधर। मतलब ये बात बिल्कुल सही है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होना चाहिए? बाहर की तरफ होना चाहिए, और बाहर की डायरेक्शन को हम जेड एक्सिस बोल देते हैं,
ठीक है ना। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, चलेगा, बिल्कुल सही है। तो यहां क्या आना चाहिए, के केप आना चाहिए। अब देखो उसने बोला कि भाई मेरे पास दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा कंपोनेंट है मेरे पास में कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। अब इसने दिमाग लगाया, इसने बहुत जबरदस्त दिमाग लगाया। कैसे लगाया इसने दिमाग, सोचो। इसने बोला कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना उसका यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मान लो इसको आप एच के टर्म में लिखो, ठीक है, तो थोड़ा कंफ्यूज नहीं होगे, आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो उसने बोला ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो एच जो होता है इसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर। ओके, तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक की यूनिट वोल्ट पर मीटर है, एक यूनिट एम्पियर मीटर है। इसने बोला कि अगर, इसने क्या एक्सपेरिमेंट सोचा, क्या सोचो, इसने बोला कि अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मल्टीप्लिकेशन कर दूं किसके साथ में, मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, तो आपको क्या मिलेगा बताओ। सर एक की यूनिट है वोल्ट पर मीटर और दूसरे की यूनिट है एम्पियर पर मीटर। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मुझे मिलेगा वोल्ट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, वोल्ट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। देखो वोल्टेज मल्टीप्लाई विद करंट जो करते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करता है, पावर को रिप्रेजेंट करता है, दैट्स इट। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पावर को। अरे याद है ना, आपने नेटवर्क वगैरह में पढ़ा होगा, V इंटू आई क्या होता है, पावर को दिखाता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। ये दिखाता है किसको, पावर को, और नीचे आ रहा है मीटर स्क्वायर, मतलब मीटर स्क्वायर दिखा रहा होगा एरिया को। किसको दिखा रहा होगा, एरिया को। मैं थ्योरम की एक्सप्लेनेशन, थ्योरम के वर्ड वैसे ही यूज करूंगा जैसे इसने सोच के बताया था, समझना। इसने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा, इसको पता लगा ऊपर वोल्ट इंटू एम्पियर आ रहा है तो मतलब ये पावर को दिखा रहा होगा, नीचे मीटर स्क्वायर आ रहा है मतलब ये एरिया को दिखा रहा होगा। तो इसने फिर थ्योरम को बदल दिया और इसने क्या बोला वो सुनना। इसने बोला कि मान लो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही है, आगे की तरफ जा रही है, सही है ना। जैसे मैंने बोला कि मान लो ये आपकी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरीके से वाई डायरेक्शन में है और यू प्रोपोगेट कर रहा है आगे की तरफ, ठीक है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका इस तरीके से जेड डायरेक्शन में है, ओके, यू आपका जेड डायरेक्शन में है और इस तरीके से क्या कर रहा है, 1 सेकेंड, ठीक है, ये ड्राइंग के बड़े लफड़े हैं भाई, ठीक है, बना लेना आप। ये जेड डायरेक्शन में है इस तरीके से, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये दोनों, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये इस तरीके से क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ प्रोपोगेट कर रहे हैं भाई, आगे जा रहे हैं दोनों के दोनों। यही कहानी हो रही है ना, सही बात है। जब देखा तो मुझे चला पावर डिवाइड बाई एरिया। ओहो, मतलब इन्होंने बोला कि चलो मान लो, चलो मान लिया ये हमारा ट्रांसमीटर है? चलो मान लिया, मैं तो गाना है ना ऐसा कुछ, ओके, चलो मान लिया ये हमारा ट्रांसमीटर है, यहां से निकल रही है, अब ये जाएगी किसी ना किसी रिसीवर के पास में, तो रिसीवर के पास कितनी पहुंच रही है, तो मैंने क्या किया, यहां पे एक मैंने क्लोज एरिया ले लिया। क्या ले लिया, क्लोज्ड एरिया। अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूं भाई, जैसे होता है ना अपना, कोई मान लो यहां पे मैंने एक सीट लगा दी, सपोज दैट एक सीट लगा दी मैंने, और मैं ये देखना चाह रहा हूं कि यहां से जाने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उस सीट के ऊपर कितनी इंटेंसिटी से, कितनी पावर से, कितनी एनर्जी के साथ में उस सीट के पास में आ रही है। अगर मैं उसे देखना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा सर कि मान लो यहां पे आपने ये सीट रखी है, तो इस सीट के, ये सीट है, तो इस सीट के पर यूनिट एरिया के ऊपर, पर यूनिट एरिया के ऊपर कितनी पावर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की या मैग्नेटिक फील्ड की यहां पे आ रही है, क्या उसी को मैं बोलूंगा पावर डेंसिटी, इट्स ए पावर डिवाइड बाय एरिया। क्या यही बोलूंगा कि ये नहीं बोलूंगा? बिल्कुल सही है। तो इन्होंने बोला कि अगर आपको पावर का बिहेवियर देखना है तो आप कुछ मत करो, आप एक काम करो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना उसे एक क्लोज्ड, किसमें से, एक क्लोज्ड सरफेस, ध्यान रखना किसकी बात कर रहा हूं मैं, क्लोज्ड सरफेस की बात कर रहा हूं। जो पॉइंटिंग ने बोला था सेम बात बोल रहा हूं मैं आपको कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर एनर्जी डेंसिटी अगर आपको देखनी है, अगर पावर डेंसिटी आपको देखनी है कि वो कितनी पावर को प्रोपोगेट करा रहा है, तो आप कुछ मत करो, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक क्लोज्ड
किस में होते हुए? सरफेस में होते हुए उसको क्या कर दो? पास करो। क्लोज सरफेस में होते हुए से क्या करो? पास करो। याद करो, जैसे इंटेंसिटी के टाइम पे मैंने एक पाइप बनाया था और उसमें होते हुए वेव को प्रोपोगेट कराया था, तो मैंने देखा था ना कि दूसरे सिरे पे कितनी इंटेंसिटी मिल रही है। सेम कहानी है यहाँ पे कि अगर इसको मैंने एक पाइप में, ऐसा ही समझ लो कि एक पाइप में मैंने एंटर करवा दिया, तो पाइप के दूसरे सिरे पे मैं बैठा हूं और मैं चेक कर रहा हूं कि कितनी पावर मिल रही है मुझे। सही बात है कि नहीं है? तो एक पर्टिकुलर क्लोज क्या हो गया? एरिया हो गया। तो इसलिए इसको बोला जाता है पावर डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको? पावर डेंसिटी। ओके, अब ये कहानी तो पॉइंटिंग ने समझ ली। पॉइंटिंग ने दो बातों की खोज की। पॉइंटिंग ने एक तो ये बोला कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास में एनर्जी होती है, जिसकी बात हम प्रीवियस क्लास में भी कर चुके हैं, फॉर्मूले भी डेवलप कर चुके हैं। फिर इसने बोला कि जब वेव एक जगह से दूसरी जगह मीडियम में होते हुए प्रोपोगेट करेगी तो उसकी एनर्जी में चेंजेज आएंगे। बिल्कुल, उसके पास जो स्टोर्ड एनर्जी रहेगी उसमें चेंज आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि मीडियम में क्या होंगे? लॉसेज होंगे। अब आप ये बोल दो कि सर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, लॉस तो है ही नहीं, तो वो तो एक पर्टिकुलर हो गया ना, मीडियम तो लॉस ही नहीं होता है। सही बात है, बिल्कुल। तो क्या होता है? मीडियम में लॉसेज होते हैं। तो लॉसेज होने की वजह से एनर्जी में होता है चेंज, और एनर्जी में चेंज होता है तो एनर्जी के चेंज को तो हम बोलते हैं पावर। सही बात है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहीं ना कहीं पावर को जरूर दिखाती है। अब एनर्जी डेंसिटी हम पढ़ चुके थे, उसमें हो रहा है चेंज, तो पावर डेंसिटी आनी चाहिए। सही बात है। तो इसने यही काम किया। इसने बोला कि ये तो मुझे पता लग गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मैं पावर के फॉर्म में दिखा सकता हूं, ये तो पता लग गया, लेकिन कैसे? अब कहानी आ गई कि कैसे। तो इसने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिट को उठाया, मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिट को उठाया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके कुछ उसे ऐसा मिल गया। उसने बोला वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, पावर डेंसिटी को दिखाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही है। अब उसे प्रॉब्लम यह हुई कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है। मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है। अब जो वेक्टर होते हैं तो वेक्टर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो किया नहीं जाता, वेक्टर्स के कुछ प्रोडक्ट करने के रूल्स होते हैं। बिल्कुल होते हैं। अब कौन कौन से रूल्स होते हैं? दो रूल्स होते हैं सर। वेक्टर में या तो होता है डॉट प्रोडक्ट या होता है क्रॉस प्रोडक्ट। सही बात है, बिल्कुल। तो पॉइंटिंग के पास में जो नई चुनौती आई वो ये आई कि ये तो मुझे पता है कि इन दोनों का से को मल्टीप्लाई करके मुझे ऐसा निकालना है, लेकिन ये दोनों वेक्टर है। तो वेक्टर है तो मैं क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है सर? पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि मैं डॉट प्रोडक्ट करूं। क्या करूं मैं? डॉट प्रोडक्ट करूं। मतलब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं डॉट कर दूं किसके पास में? मैग्नेटिक फील्ड के पास में। अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो ये मल्टीप्लाई होंगे। बिल्कुल सही बात है, मल्टीप्लाई होंगे। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि अगर मैंने इनका डॉट प्रोडक्ट किया ना तो यहां पे ये जो वैल्यू मिलेगी ये वैल्यू मुझे स्केलर मिलेगी, पहली बात तो। दूसरी बात, अगर इन दोनों का मैं डॉट करूंगा तो वो मुझे डेफिनेटली तरीके से जीरो मिलेगा। जीरो क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट तो इनका जीरो होता ही होता है। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। तो पहली खास बात तो यह है कि इसका आंसर जीरो मिलेगा आपको, हमेशा जीरो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, लेकिन पावर तो जीरो नहीं है। मतलब डॉट प्रोडक्ट इस इंसान को नहीं दिखा सकता। और खास बात एक और है वेव के लिए। वेव की क्या होती है कि वेव जब एक जगह से चलती हुई दूसरी जगह जाती है तो वेव के जाने की कुछ ना कुछ क्या होती है? डायरेक्शन होती है। दैट्स इंपॉर्टेंट। लेकिन डॉट प्रोडक्ट डायरेक्शन को नहीं दिखाता है, दैट्स अ स्केलर क्वांटिटी। मतलब डॉट प्रोडक्ट कभी भी पावर डेंसिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा क्योंकि ये एक वेक्टर नहीं है, और पावर का प्रोपोगेशन एक वेक्टर होता है क्योंकि उसमें पावर तो है ही सही, साथ में डायरेक्शन और है कि वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। तो इसने बोला कि चलो डॉट से नहीं पार पड़ रही तो और दूसरा काम हो क्या हो सकता है हमारे पास में? क्रॉस हो सकता है, तो मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देता हूं। परफेक्ट है भाई, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। अगर मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो ये मुझे मिलेगा कुछ ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, बिहेवियर यूनिट कुछ ऐसी बनेगी। बिल्कुल सही बात है, यही पॉइंटिंग चाहता था और इसी को पॉइंटिंग ने बोल दिया कि यही मेरा वेक्टर है और इसी को बोलते हैं हम पॉइंटिंग वेक्टर, एंड दैट इज योर ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर। और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि ये वो क्वांटिटी है जो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल सही बात है ना? और पॉइंटिंग ने ये सब सोच के ये वाली क्वांटिटी को दिया और इसको बोला उसने कि ये है मेरा पॉइंटिंग वेक्टर। कौन है मेरा? पॉइंटिंग वेक्टर है ये मेरा। सही बात है? थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाए।
थ्योरी समझ में आई उसकी, क्या सोचा उसने, क्या बोला उसने, और किस तरीके से सोच के कहां तक पहुंचा वो, ये उसकी कहानी थी जो एक पॉइंटिंग ने सोचा और अपने हिसाब से उसने एक थ्योरी दी। वो थ्योरी कुछ इस तरीके से थी। आगे चल सकता हूं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, वीडियो को अच्छे से देखा करो, ठीक है। नहीं समझ में आए पॉज करो, दोबारा रिपीट करके देखो, बिल्कुल डेफिनेटली तरीके से पूरा समझ में आएगा। एक एक पॉइंट्स को ना मेरे को अच्छे से समझा करो। मैंने बोला था बाल की खाल निकालता हूं मैं, ठीक है ना, तो उस खाल को समझिए कि कैसे मैं बाल की खाल निकाल रहा हूं। एक क्या होता है, तरीका होता है, किसी भी टॉपिक को पढ़ने का एक तरीका होता है। आप देखते होंगे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, एक इंटेलिजेंट होता है, एक इंटेलिजेंट नहीं होता है। क्यों, ऐसा क्यों है? उसके पास कोई एक्स्ट्रा माइंड है क्या? नहीं। क्या आपके पास कम माइंड है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, माइंड सबके पास एक ही है। प्रॉब्लम होती है सोचने की, थिंकिंग कैपेबिलिटी। कई स्टूडेंट क्या होते हैं कि हर चीज को, कई स्टूडेंट बोलेंगे सर हमें तो थ्योरी में नोट्स लिखवा दो, मैं तो याद कर लूंगा रट्टा मार के। ना बेटा, याद नहीं करना होता है, हर एक चीज को पॉइंट टू पॉइंट समझना होता है। समझ में आ रहा है कि भाई जैसे क्या बोल रहे हैं, तो ये इससे क्यों आया, ये इसने ऐसा क्यों किया, उसका रीजन क्या था। तो जैसे मैं पढ़ाता हूं ना, उसी तरीके से आप जब पढ़ो ना, आप जब खुद से पढ़ो, आपके सिलेबस को जब आप रिवाइज करो या जब आप पढ़ो, तो आप ऐसा समझा करो कि आप खुद को पढ़ा रहे हो। ऐसा समझो कि आप खुद को पढ़ा रहे हो, आपको कुछ नहीं आता है और आप खुद को ही पढ़ा रहे हो। तो उस वे में सोच के पढ़ने की कोशिश किया करो। तो आप देखो आपका लेवल भी एकदम से बूम अप होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और आपके क्लियरिटी आएगी, टॉपिक में बहुत क्लियरिटी आएगी। समझ रहे हो ना? तो जिस तरीके से एक टीचर पढ़ाता है ना, उसी तरीके से पढ़ने की कोशिश किया करो। उसी तरीके से पढ़ोगे तो आपका सिलेबस जो होगा वो अच्छे से कवर होगा। एक बात बताओ बेटा, लोग बाग जो होते हैं वो बड़ी बड़ी कोचिंग्स में इतना पैसा देके वहां पे पढ़ने क्यों जाते हैं, जबकि टीचर जो पढ़ाता है वो कुछ अलग तो नहीं पढ़ाता। बुक्स होती है आपके पास में, सब कुछ होता है, आप वहीं से क्यों नहीं पढ़ सकते हो? क्योंकि उसका एक रीजन होता है कि किसी भी टॉपिक को किस तरीके से अप्रोच करना है, उसको किस तरीके से पढ़ना है, उसका एक्चुअल में बेसिक में सार क्या है, उसका निचोड़ क्या है, वो पढ़ने का तरीका आपको बुक नहीं समझा सकती। वो पढ़ने का तरीका आपको एक टीचर ही बता सकता है। समझ में आई कहानी? तो किस तरीके से पढ़ना है, एक टॉपिक का निचोड़ कैसे निकालते हैं, तो ये आप एक टीचर को, जैसे मैं पढ़ाता हूं तो उसको आप देख के थोड़ा सीखा करो कि ये जो जब जैसे मैं पढ़ाता हूं तो किस तरीके से सोचना होता है, एक पॉइंट से आगे की तरफ किस तरीके से सोचना होता है, उस चीज को आप कैच किया करो। तो आपके टॉपिक्स जो होंगे ना वो आपको बहुत हल्के लगने लग जाएंगे, क्लियरिटी आने लग जाएगी माइंड में। समझ रहे हो? तो वो होना बहुत कंपलसरी है। ये ठीक है पूरा? आगे चले अब। ओके, देखो बेटा, तो सर ये तो पता लग गया कि अगर पॉइंटिंग थ्योरम चाहिए, अगर पॉइंटिंग वेक्टर चाहिए, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा मुझे। कोई बात नहीं, कर लेंगे, क्या टेंशन है। इसको हटा देता हूं मैं। ओके देखो बेटा, समझना, तो सर मुझे इसका और इसका दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ओके, तो दैट्स माय पॉइंटिंग वेक्टर एस। समझना, इट्स ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर। कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब कुछ क्लियर है। ओके, क्या क्या है इसमें? अरे दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो एक तो आई कैप है, एक जे कैप है, दोनों का मैग्नीट्यूड ये है। आई जो जे क्रॉस के करना है, तो जे क्रॉस के करोगे तो डायरेक्ट कर दूं क्या, या मैट्रिक्स बनाऊं? जानते हो ना, आई जे के, इसका क्रॉस इसके, इसका इससे, इसका इससे करते हैं, तो जे क्रॉस के करते हैं तो क्या मिलता है? आई कैप मिलता है। सबको पता है ना ये बात? तो और मिलना भी चाहिए सर, क्योंकि यही तो वो इंसान है जो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन बताता है। तो रिजल्ट में प्रोपोगेशन की डायरेक्शन ही आनी चाहिए, और प्रोपोगेशन एक्स एक्सिस में है, तो आई कैप ही तो बनना चाहिए। डेफिनेटली बेटा वही बनना चाहिए, सही बात है। तो डायरेक्ट लिख दूं, चलेगा? अब तो बड़े हो गए हो आप। देखो डायरेक्ट लिख देता हूं, क्या बनेगा? ई कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहां पे लिख सकते हो एच नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। जे कैप क्रॉस के कैप करोगे तो मिलेगा आपको आई कैप डायरेक्शन। दैट्स योर क्रॉस प्रोडक्ट, और ये आ गया आपका पॉइंटिंग वेक्टर। देखो हाँ, आप इसको जनरलाइज भी कर सकते हो, डोंट वरी, ठीक है ना, 1 सेकेंड, आप इसको जनरलाइज भी कर सकते हो। यहां पे इन दोनों के बीच में मैंने कोई भी फेज डिफरेंस नहीं लिया है, मतलब ये तो परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मीडियम की इक्वेशन होगी। सही बात है। एक्चुअली में प्रैक्टिकल लाइफ में फेज डिफरेंस भी हो सकता है, आपको बुक्स वगैरह में अधिकतर ऐसी इक्वेशन देखने को मिलेगी, लेकिन हम जनरलाइज लेके चलते हैं, टेंशन मत लो भाई। अगर मान लो उसने गलती से लोसी मीडियम के लिए पूछ लिया, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, सही है ना? तो कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। 5 भी ले लेते हैं, चलो मान लियो ये यहाँ पे
ये फाई और लिख दिया मैंने, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी सी कैलकुलेशन और बढ़ जाएगी, क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, दैट्स योर आई कैप। अब ठीक है, ओके, इसके और इसके बीच में फेज डिफरेंस भी हो सकता है अगर मीडियम लॉसी हुआ, जैसे भाई हमारा कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस होता है, उसका अगर मान लो कुछ एंगल है तो सीधी सी बात है आएगा, सही बात है, थीटा फाई आपको जो भी लिखना हो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब समझ रहा है क्या आगे जरा, अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो ई आ गया, ये एच आ गया, परफेक्ट है, तो ये तो हो गया ई नोट, ये हो गया एच नोट, ये कोस सम वैल्यू, कोस सम वैल्यू, तो इसको ऐसा लिखो, कोस ऑफ ए प्लस या ए माइनस बी, और इसको लिख दो कोस ऑफ ए प्लस बी। यहां पे ए हो गया पूरा ये और बी हो गया आपका फाई, यहां पे बी की वैल्यू 0 है, कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी, बताओ क्या होना चाहिए, ठीक है। या एक काम करो आप इसको पूरे को कोस, इसको एक काम करो आप ऐसे मान लो, ये पूरा है आपका ए है, ठीक है ना, और ये पूरा मान लो आपका बी है, ठीक है, तो कोस ए कोस बी, बी ये पूरा है, तो क्या क्या बनना चाहिए, कोस ए कोस बी अगर आपको निकालना है तो क्या होना चाहिए, आप जानते हो कि कोस ऑफ ए प्लस बी या कोस ए, ठीक है ना, इनटू कोस बी जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो ये होता है सर कोस ऑफ ए प्लस बी, ठीक है ना, और माइनस ऑफ कोस ए प्लस बी प्लस कोस ऑफ ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 के बराबर होता है। क्लियर है ना पूरा, ओके। कोस ए माइनस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो नेगेटिव साइन लगाने की भी जरूरत नहीं है, दोनों को सिर्फ ऐड कर दो, डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। ऐसा तो आप जानते हो ना, ये तो ये छोटी मोटी चीजें हैं, 11th 12th में ही पढ़ ली होगी, बचपन से पढ़ रहे हैं। लिख दूं मैं डायरेक्ट, देखो जरा ध्यान से, इसको मैंने ओपन किया, क्या बनेगा देखो, ए ये रहा, बी ये रहा, कोस ए प्लस बी लिख देता हूं मैंने, 2 को तो लिया है बाहर, ए प्लस बी क्या बनेगा, इट्स कोस ऑफ 2 ओमेगा टी माइनस 2 के एक्स प्लस 5, कोस ए प्लस बी, ठीक है ना, प्लस दूसरी क्वांटिटी कोस ए माइनस बी, तो दिस माइनस दिस करोगे तो ओमेगा टी के एक्स ओमेगा टी एक्स कैंसिल आउट, कोस ऑफ माइनस 5 बनेगा, माइनस लिखो प्लस लिखो एक ही बात है, क्योंकि कोस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है, ओके। तो ये आपकी जो क्वांटिटी आई है, ये क्वांटिटी आई है आपकी पॉइंटिंग वेक्टर की इन द टर्म्स ऑफ इक्वेशन, जहां पे आपका वेवलेंथ, आपका ओमेगा, आपका के, आपके प्रोपोगेशन की डायरेक्शन, आपका फेज डिफरेंस सब कुछ दिया हुआ है। क्लियर है ना। अब देखो ये कौन सी डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है, देखो ये कोस ऑफ फाई तो ये तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, जो भी फेज डिफरेंस होगा उसके हिसाब से ये दिखा रहा है प्रोपोगेशन को, देखो ओमेगा टी आ रहा है, के एक्स आ रहा है, मतलब ये इस तरीके से कोस के फंक्शन से आप चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। क्लियर है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो इसको और इसको देखा आपने, कुछ ऐसा आपको क्या मिल गया है, बिहेवियर मिल गया है, सही है, ओके। अगर इन दोनों के बिहेवियर से अगर मैं इनकी क्या देखने की कोशिश करूं, एवरेज वैल्यू देखने की कोशिश करूं, तो क्या करूंगा, मैंने बोला एस ऑफ एवरेज, भाई साइनोसोडल फंक्शन है, वैल्यू जो है वो कोस की तरह है, यू चल रही है, ऐसे वेव चल रहा है यू 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 यू, जब वैल्यू क्या करती है, चेंज होती रहती है, तो हम उसकी कौन सी वैल्यू देखते हैं, एवरेज वैल्यू देखते हैं। जिस तरीके से हम एनर्जी की एवरेज वैल्यू देखे थे उसी तरीके से इसकी देखेंगे, देखेंगे नहीं देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे सर। क्या होगा, तो ये पूरा का पूरा बिहेवियर, पहली वाली टर्म को जब इसको मैं करूंगा मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो क्या लिखूंगा, ई नोड एच नोड डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा कोस ऑफ 2 ओमेगा टी माइनस 2 के एक्स प्लस 5, पहली टर्म ये बनेगी, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, ये बना ई नॉट एच नॉट डिवाइड बाई 2, दैट्स योर कोस ऑफ 5। अगर मैंने इसकी एवरेज वैल्यू निकाली, एवरेज वैल्यू डालते हो ना, जैसे कोई फंक्शन एफ ऑफ टी है तो उसकी एवरेज वैल्यू निकालते हो तो आप लिखते हो 0 टू टी एफ ऑफ टी डी टी, यही करते हो, बिल्कुल करते हो। मतलब यहां पे ये क्या आता है, टाइम पीरियड, या 1/t और होता है, ये क्या आता है, टाइम पीरियड आता है। अब बताओ, अगर आपके पास में एक कोस का फंक्शन है कुछ ऐसा, ठीक है ना, तो टाइम पीरियड हो गया इसका 0 से लेके कहां तक, 2π तक। अगर पूरे टाइम पीरियड में मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू, इन दोनों का एडिशन इस नेगेटिव वैल्यू के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। तो कोस का इंटीग्रेशन एक टाइम पीरियड में कितना आता है, 0 आता है, आता है, बिल्कुल आता है। मतलब अगर मैंने इसका एवरेज वैल्यू निकाला, अगर इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो एक कोस का एवरेज तो आपको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, और ये कांस्टेंट वैल्यू है,
कांस्टेंट वैल्यू का एवरेज कांस्टेंट वैल्यू ही होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल वही होती है, डेफिनेट। ये चीजें तो बहुत छोटी होगी आपके लिए, है ना, जानते हो अच्छे से। चलो मैं यही लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ। तो इट्स एस ऑफ एवरेज इक्वल्स टू, वो सिर्फ पीछे वाली वैल्यू मिलेगी, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, ई नोट एच नोट डिवाइड बाई 2, ओके, और साथ में cos ऑफ फाई। दैट्स योर एवरेज वैल्यू ऑफ द पॉइंटिंग वेक्टर। और पॉइंटिंग वेक्टर जो होता है वो किसको दिखाता है? पावर डेंसिटी को। देख चुके थे हम लोग, ठीक है ना? तो अगर आप लोगों से कोई पावर की डेंसिटी पूछ ले, अगर आप लोगों से कोई ये पूछ ले कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले हम निकाल चुके हैं, सही बात है ना? पावर डेंसिटी के पूछ ले तो क्या होगा? ई नोट एच नोट डिवाइड बाई 2 cos ऑफ फाई। अब मान लो उसने दोनों फील्ड आपको नहीं दिए, उसने या तो वो आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया या सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, और पूछ लिया पॉइंटिंग वेक्टर निकालो, तो क्या करोगे? क्या ई नोट और एच नोट में कोई रिलेशन होता है क्या? बिल्कुल होता है सर। क्या होता है? देखो जरा, यहां से हटा दो ना इसको, ओके। क्या रिलेशन होता है भाई, बताओ? अब बहुत जबरदस्त रिलेशन होता है। वी नो दैट ई नोट डिवाइड बाई एच नोट इक्वल्स टू योर नीटा, होता है ना? देख लो बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। अगर आप एच नोट की वैल्यू यहां से निकालना चाहो तो आप लिख सकते हो इट्स ई नोट डिवाइड बाई नीटा, और इसकी वैल्यू उठा के अगर यहां डालो तो आप लिख सकते हो एस ऑफ एवरेज इक्वल्स टू ई नोट, तो ई नोट है, एच नोट को आप लोगों ने लिख दिया ई नोट डिवाइड बाई नीटा, और 2 यहां पे पहले से था, पहले से 2 था, तो ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ऑफ नीटा। नीटा का मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना? फेज डिफरेंस cos फाई हम ले चुके हैं पहले ही, ओके। इक्वल यहां लगाओ, दैट्स योर cos ऑफ फाई, दैट्स योर cos ऑफ फाई। ये cos फाई की वैल्यू जो होगी, ये फाई समझना, ये ओके। पहले मैं इसको थीटा लिख रहा था, यहाँ फाई लिख दिया, कंफ्यूज मत होना। आप चाहो तो थीटा लिख लेना नोट्स में। ये फाई जो है यहाँ पे, ये आपका इस कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस का एंगल है, ध्यान रखना, ठीक है? किसका? कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस वाला। ये किसका बिहेवियर दिखा रहा है? ये बिहेवियर दिखा रहा है मीडियम का, जिस मीडियम में होते हुए वेव क्या कर रही है? प्रोपोगेट कर रही है, क्योंकि भाई वो डाइलेक्ट्रिक भी हो सकता है, वो लॉसी भी हो सकता है, और वो आपका कंडक्टिंग भी हो सकता है। अगर परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक हुआ तो फाई की वैल्यू 0 जानी है, ये वैल्यू मैक्सिमम, क्योंकि लॉसेज ही नहीं होंगे, मैक्सिमम पावर आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। और अगर आपका लॉसी मीडियम हुआ तो फाई की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। तो जनरलाइज लिख दिया मैंने आपको। अब अगर मैं फाई नहीं लेता था, आपके पास में ये फॉर्मूला डेवलप होता आगे आगे वाला, फिर मान तो वो लॉसी मीडियम ले लेता, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस का एंगल दे देता, तो आप कंफ्यूज हो जाते कि अब आप क्या करें। फिर आप ये आगे वाला फॉर्मूला लगाते और आपका आंसर गलत हो जाता। सही बात है कि नहीं है? अरे सही है, बिल्कुल। देखो ये फॉर्मूला कहीं रिलेट कर रहा है क्या आपको? बिल्कुल रिलेट कर रहा है। कैसे रिलेट कर रहा है समझिए। क्या आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे जब भाई पावर डेंसिटी की बात तो चली रही है, जब हम पावर की बात करते हैं तो हमारे फॉर्मूले कुछ ऐसे नहीं होते, वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस ऑफ थीटा या कॉस ऑफ फाई। किसका फॉर्मूला होता है ये? एक्टिव पावर का। ये फॉर्मूला कहीं से रिलेट कर रहा है क्या? देखो ये फॉर्मूला इससे रिलेट कर रहा है कहीं? बिल्कुल कर रहा है। देखो कैसे कर रहा है। देखो आपने एवरेज वैल्यू ली है, तो पावर की अगर एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू होती है, जानते हो ना ये बात? बिल्कुल। आरएमएस वैल्यू को लिखने के लिए वी नोट डिवाइड बाई रूट 2 करते हो, उसका होल स्क्वायर करोगे तो वी नोट बाई 2 मिलेगा। सही बात है। वोल्टेज का बिहेवियर किससे होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड से होता है। करंट का बिहेवियर किससे होता है? मैग्नेटिक फील्ड से होता है। तो देखो फॉर्मूला अलग नहीं मिला है, फॉर्मूला वही है, बस देखने का नजरिया बदल गया हमारा। देखो इसको वी नोट बाई रूट 2 लिखोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो ऐसा कुछ मिलेगा। देखो ई नोट बाई 2, ये नीटा क्या है? ये भी तो बेटा इंपीडेंस ही है, इसकी यूनिट भी तो ओम ही होती है। नीटा क्या होता है? इंपीडेंस ही तो होता है, इसकी यूनिट भी तो ओम ही होती है। जानते हो ना वैल्यू 377 ओम होती है, ओम ही तो है उसकी यूनिट। बिल्कुल सही बात है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट भी तो ओम ही है, साथ में कोस थीटा पावर फैक्टर ही तो है, जो पावर फैक्टर ये दिखाता है कि किस तरीके से आपका मीडियम है। आपने रेजिस्टेंस इंडक्टेंस या रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस जो लिया है उनके बीच में एंगल क्या है, कितना लॉस हो रहा है। तो बिल्कुल ये लॉसी मीडियम को ही तो दिखा रहा है, cos ऑफ फाई। दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? बिल्कुल दिखा रहा है। तो फॉर्मूला अलग नहीं है बेटा, फॉर्मूला वही है, वैसा का वैसा ही है। अब देखो अगर आप करंट के फॉर्म में लिखते हो पावर का फॉर्मूला, तो आप क्या लिखते हो? आप लिखते हो आई स्क्वायर आर कॉस ऑफ थीटा, यही लिखते हो ना? बिल्कुल। अगर आप इसी फॉर्मूले को
इसी फॉर्मूले को, अगर इस फॉर्मूले को मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे बताओ? इट्स एस ऑफ एवरेज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने लिख दिया नीटा एच नोट, ठीक है, एच नोट पहले से था तो इसका होल स्क्वायर हो गया डिवाइड बाई 2 हो गया, ये बन गया आपका कोस ऑफ फाई। इसको और इसको मैच करो, एक ही बात है, देखो आई स्क्वायर एच नोट स्क्वायर आर नीटा कोस फाई कोस थीटा, वही तो बात है। 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि आरएमएस वैल्यू होती है, तो आई नोट का स्क्वायर बाई रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो नीचे 2 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ओके, तो क्या कुछ नए फॉर्मूले दिए थे क्या इन्होंने? नहीं, इसने नए फॉर्मूले नहीं दिए, इसने अपना दिमाग लगाया और इन्होंने उसी फॉर्मूले को डेवलप करके एक नए तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में फिट कर दिया और उसका नाम दे दिया पॉइंटिंग थ्योरम। पहले के टाइम पे ये बहुत सारी चीजें होती थी, इधर उधर से चीजों को उठाया, सबको एनालिसिस किया और उन सबको इकट्ठा करके खुद के हिसाब से एक नई थ्योरम बना के खुद के नाम से एक नई थ्योरम दे दी भाई साहब ने, और उनका नाम दे दिया पॉइंटिंग थ्योरम। कहानी समझ में आई है? मजा आया है? ओके, कुछ नए फैक्ट देखने की कोशिश करेंगे इसमें, करें? ओके, देख लो। तो कौन सी पावर है? रियल पावर होती है, मतलब इसने रियल पावर के बारे में बात की थी, पी रियल पावर, है ना? बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज का, रियल पावर के बारे में इन्होंने बात की थी। आगे चलूं? बिल्कुल चल सकते हैं। ओके, देखो इसको हटा देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए और आगे समझते हैं नेक्स्ट। ये आपका पॉइंटिंग थ्योरम हो चुका है, पॉइंटिंग थ्योरम का फॉर्मूला आपका डेवलप हो चुका है, ठीक है ना? अब पॉइंटिंग थ्योरम को कुछ अलग अंदाज में, एक दूसरे और अंदाज में मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिप्रेजेंट करूंगा, तो कुछ बातें आप लोगों को नई थोड़ी और पता लग जाएगी और नए तरीके के फॉर्मूले और पता लग जाएंगे आपको। ओके, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो, तो पॉइंटिंग थ्योरम इन योर पॉइंट एंड इंटीग्रल फॉर्म, ठीक है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में तो मैंने अभी बता दिया, फॉर्मूला डेवलप कर दिया। अब मान लो अगर आप लोगों से वो आपका इंटीग्रल के फॉर्म में पूछ ले या आपके पॉइंट के फॉर्म में पूछ ले तो फिर किस तरीके से देखोगे? तो भाई सर हमें करना कुछ नहीं है, हमें तो सिर्फ एक वैल्यू चाहिए और वो वैल्यू हमें चाहिए ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर। ये हम चाहते हैं क्योंकि यही हमारा क्या होता है? पॉइंटिंग वेक्टर होता है, और इसी के बारे में हम बात करेंगे। पॉइंटिंग थ्योरम से हमको कुछ ऐसा निकालना है, सही है? ओके, अब भाई हमने जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ा तो उसकी कहानी की जो हमने शुरुआत की थी वो शुरुआत की थी मैक्सवेल इक्वेशन से, वहीं से हमने जाना था, उसी को हमने पढ़ा था और वहीं से हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बिहेवियर डेवलप किया था। ये बात तो सही है? ओके, बिल्कुल सही है। तो अगर मैं वहीं से अगर मैं वापस पिक करने की कोशिश करूं तो वहां पे कुछ ऐसा था सर कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेल क्रॉस ई जो तो होता है वो मेरा एक्चुअल में माइनस ऑफ डी बी बाई डी टी के बराबर होता है। कुछ ऐसा इसका क्या था? बिहेवियर था। ऐसा ही था क्या? जरा देखना, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही था। ओके, इसी तरीके से अगर डेल क्रॉस एच की अगर मैं बात करता हूं तो डेल क्रॉस एच मेरा जे ऑफ सी प्लस जे ऑफ डी था, चार्जिंग करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। अगर मीडियम परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक हुआ तो चार्जिंग करंट 0 हो जाएगा, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बचेगा। लेकिन मैं आपको पहले एक जनरलाइज टर्म के बारे में बताऊंगा, सही बात है? फिर उसमें देखो जब जनरलाइज आंसर पता लग जाता है ना तो फिर आप उसमें सिचुएशन के हिसाब से वैल्यू डाल दो, आंसर मिल जाएगा। पहले ही एक सिचुएशन ले ली तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, सही है ना? तो जनरलाइज लेके चलते हैं पहले से ही। अब देखो, अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो आई कैन से कि ये जे ऑफ सी है मेरा, ओके, और इसको मैं लिख सकता हूं इट्स एप्सिलॉन नॉट डी ऑफ ई डिवाइड बाई डी ऑफ टी, दैट्स योर डेल क्रॉस एच वेक्टर। लेकिन एक्चुअल में मुझे डेल क्रॉस एच नहीं चाहिए, एक्चुअल में मुझे जो चाहिए वो मुझे चाहिए कुछ ऐसा ई क्रॉस एच। अब यहां से तो कहीं से मुझे मिल नहीं रहा, तो फिर मैं क्या करूं? सर मैं यहां से अगर ई का डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट भी करूंगा तो ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, और ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट को जब हम ओपन करते हैं तो हमें डॉट की वैल्यूज मिलती है, क्रॉस तो मिलता नहीं है। भैया आप जानते हो ना कि ए वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस सी, अगर मैं 3 को क्रॉस करता हूं तो मुझे कैसा मिलता है? आप जानते हो 1 3 2 -1 2 3 वाला फॉर्मूला, सही बात है? तो वो तो ऐसा मिल जाता है, ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी इंटू सी, सही है? तो यहां तो डॉट ही डॉट मिल रहा है आंसर में, क्रॉस तो मिल ही नहीं रहा, तो ये तो गलत हो जाएगा, ऐसे तो पार नहीं पड़ेगी। ओके, तो फिर क्या करना चाहिए? मुझे तो ये वाली टर्म चाहिए भाई। अब ये वाली टर्म कैसे मिलेगी? कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है। ओके, एक काम करते हैं, चलो सुनो, मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों इक्वेशंस का मैं डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं डेल ऑपरेटर के साथ में। जैसे इक्वेशन नंबर 1 को मैंने किया,
मैंने किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की थी, ओके, साथ में मैं मैग्नेटिक फील्ड को और ले आया। मैंने कहा एच वेक्टर, मैंने कहा इट्स अ डेल और इट्स ई वेक्टर। तो मैंने ग्रेडियंट ले लिया है, इसको एच प्रोडक्ट के साथ में डॉट प्रोडक्ट किया है, तो मैं लिखूंगा माइनस ऑफ एच इट्स डी बी बाई डी टी। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? बी को लिख सकता हूं म्यू एच, ओके, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं माइनस ऑफ म्यू एच इट्स डी एच बाई डी टी। कोई कंफ्यूजन नहीं है? मैं ये निकालने के लिए अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हूं अभी। अब समझना, मेरी अप्रोच को समझना। ऐसे लिख सकता हूं, ओके। इसी तरीके से अगर मैं इस इक्वेशन को, अगर मैं इसको भी अगर मैं डॉट कर दूं किसके साथ में, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में मैं कर देता हूं, तो मैं इसको लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड विद डॉट डेल क्रॉस एच वेक्टर, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो जरा ध्यान से। इसको मैं लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैंने किया, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट जे ऑफ सी प्लस इट्स योर एप्सिलॉन, इट्स योर इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज योर डीई बाई डी। देखो जे ऑफ सी है, ये आपकी कंडक्टिविटी है, जे को आप सिग्मा ई भी लिख सकते हो, सही बात है ना? तो आपको इसको सिग्मा ई स्क्वायर भी आप लिख सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये आपका सिग्मा ई डॉट ई क्या हो जाएगा, ई के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस ये एप्सिलॉन हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, ये डीई बाई डी हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू डेल क्रॉस एच वेक्टर। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें? पूरा क्लियर है यहां तक? ओके, इट जस्ट से कैलकुलेशन, ओके भाई। इंटीग्रल फॉर्म का एक फॉर्मूला निकालना है, थ्योरम तो हमें समझ में आ ही चुकी है, तो सिर्फ एक फॉर्मूला निकालने की एक कोशिश है, ऐसा समझ लो ये, ओके। अब देखो, अगर मैं इसको हटा दूं, मुझे चाहिए डेल क्रॉस एच, और बीच बीच में ये ग्रेडियंट और आ रहा है, ठीक है। तो मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं आप लोगों के लिए, देखना, डेल, ठीक है, डेल डॉट ई क्रॉस एच, ओके। समझ रहे हैं किसके बराबर होता है? ये होता है आपका डेल क्रॉस ई डॉट एच माइनस इट्स योर डेल क्रॉस एच डॉट ई वेक्टर, ठीक है। बैठ के तसल्ली से आराम से ध्यान रखना, ये डेल ऑपरेंट होने की वजह से ये वाला फंक्शन इस तरीके से ऑपरेट करता है। अगर यहाँ पे डेल नहीं होके कोई वेक्टर होता तो ये तीनों एक ही क्वांटिटी बनते, सही बात है। ये मैं आपको बताया था मैट्रिक्स फॉर्म के रूप में निकालना, सही है ना। इनकी वैल्यूज आप डेल रखना चाहते हो, ई को ई एक्स ई वाई ई जेड रख देना, एच को एच एक्स एच वाई एच जेड रख देना, और इनकी वैल्यूज आप निकाल के देख लेना, तो ये आपको इस तरीके से आपका इसका क्या मिलेगा, ऑपरेशन मिलेगा, और ये वाली इक्वेशन आपकी उसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, ठीक है ना। बच्चों वाला काम है, लंबा चौड़ा करूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग खुद कर सकते हो इतना सा तो, ठीक है। इसको प्रूफ आप खुद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख के आंसर निकाल लेना, इसको निकाल लेना, इसको निकाल लेना, इसके आंसर में से इसको माइनस करोगे तो ये वाला मिलेगा, करके देख लेना, ठीक है। आगे चलो, अब मुझे मेरे पास जो वैल्यू है वो वैल्यू एक तो है ये वाली, देखो ये ई डेल क्रॉस एच, ये रही, ओके। एक वैल्यू है मेरे पास ये वाली ई डेल क्रॉस एच, ये रही, सही है ना, ओके। एक ये वाली है, एक ये वाली है, ठीक है ना, दोनों है, एक ये भी है, ये भी है, और मुझे चाहिए ये वाली। ओ, ये तो मजा आ गया, मैंने लिख दिया डेल, मुझे यही तो चाहिए था, ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर, यही चाहिए था मुझे। क्या ये वैल्यू है क्या मेरे पास? देखो जरा, डेल क्रॉस ई कहां है, डेल क्रॉस ई ये रहा, साथ में एच वेक्टर बिल्कुल है, ये रहा, ये वैल्यू मिली है, कितनी मिली है, माइनस ऑफ म्यू दैट्स योर एच दैट्स योर डी एच डी टी माइनस। क्या ये वाली वैल्यू है क्या? देखो जरा ध्यान से, ये रही, उठा के रख दो ऐसे कैसे, बिल्कुल। क्या है? इट्स सिग्मा ई स्क्वायर माइनस एप्सिलॉन ई इट्स डीई बाई डी। कोई कंफ्यूजन नहीं है? पूरा क्लियर है? ओके। ई क्रॉस एच क्या होता है? हमारा पॉइंटिंग वेक्टर होता है। ई क्रॉस एच ही तो होता है पॉइंटिंग वेक्टर एस। परफेक्ट है। तो मैंने लिख दिया इसको डेल डॉट, ये हो गया एस वेक्टर। क्या मिला आगे देखो, ये मिला माइनस माइनस, ओके सबके साथ माइनस साइन है। एक काम करो, उधर तीन क्वांटिटी है, इधर अकेला है ये डेल क्रॉस एच, ठीक है। तो माइनस साइन को इधर ले आओ, मैंने लिख दिया ये डेल डॉट एस के। अब माइनस को इधर ले आया तो ये सारे प्लस हो गए, ओके। तो इसको मैंने लिख दिया सिग्मा ई स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका म्यू एच प्लस म्यू एच डी एच डी टी एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई डी टी। देखना बेटा जरा ध्यान से,
रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन है? नहीं है, पूरा क्लियर है, सब कुछ एकदम बिंदास, सही बात है, बिल्कुल पूरा क्लियर है ना? ओके, यहां पे ना ये टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट मिल रही है, यहां पे एच डी एच बाई डी टी, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी ऐसी टर्म मिल रही है, ई डी ई बाई डी टी, सही बात है? ओके, हाँ ये बात तो समझ में आ गया कि टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है एच का, टाइम के साथ डिफरेंशिएशन है ई का, लेकिन साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रहा है, डिफरेंशिएशन भी हो रहा है, सही है। जरा इसको थोड़ा सिंपल बनाते हैं। सिंपल कैसे, देखो जरा ध्यान से, मान लो मैंने डिफरेंशिएट किया, इनमें से कोई एक वैल्यू को समझ लेते हैं। मान लो मैंने डिफरेंशिएट किया, एक क्वांटिटी है मेरे पास में ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये तो कुछ ऐसा नहीं हो गया डी बाई डी टी एक्स डॉट वाई या एक्स डॉट एक्स, हो गया ना भाई? ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, दोनों का है। कैसे करते हैं ऐसे फंक्शन को हम? सर इनका डिफरेंशिएशन ये होता है कि पहले वाले को छोड़ दो, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर लो, फिर प्लस करके फिर दूसरे वाले को छोड़ दो, फिर पहले वाले को डिफरेंशिएट कर लो। एक्चुअल में दोनों की वैल्यू एक जैसी मिल रही है, सही बात है, बिल्कुल। तो अगर ऐसा देखा और ई डॉट ई किया, ए डॉट ए वेक्टर क्या होता है? ए का होल स्क्वायर, बिल्कुल, तो ये तो स्क्वायर बन गया, तो ये बन गया डी बाई डी टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर इक्वल्स टू ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम मिल रही है, तो इट मींस इट्स 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट्स ओवर डीई बाई डी। आपके पास में ये वाली वैल्यू है, देखो ये वाली वैल्यू है आपके पास में, अगर इसको रखोगे तो इस 2 को उठा के इधर ले आओ, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ये यार 2 से इधर आ गया 1/2 डी बाई डी टी ई स्क्वायर इक्वल्स टू ई बाई ई टी। ये आपका एडिशनल हो गया है थोड़ा सा, ठीक है ना, ये इधर आ गया। क्लियर है कहानी? ओके, अब जरा मैं इधर आ जाता हूं वापस से, समझना भाई, ठीक है ना? देखो अगर इसमें मैंने वैल्यू डाला, ये आया मेरे पास माइनस ऑफ डेल डेट एस वेक्टर, ये हो गया आपका सिग्मा ई स्क्वायर, ये मिला देखो म्यू। अब इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल, दोनों में 1/2 आएगा, परफेक्ट है। तो ये हो जाएगा प्लस 1/2 इट्स ओवर डी बाई डी टी, और ये लिख दिया मैंने, पहले वाले को लिख दिया मैंने म्यू, ठीक है ना? ओके, डी बाई डी टी, ये वाली वैल्यू को उठा के मैं ये लिख रहा हूं, डी बाई डी टी साथ में आ गया, तो ये आ गया म्यू एच स्क्वायर प्लस ई या एप्सिलॉन ई स्क्वायर। इसको समझने में कोई करफड़ है क्या? देखो जरा ध्यान से, ये वाली वैल्यू को उठा के 1/2 डी बाई डी टी ई स्क्वायर मैंने लिखा, 1/2 डी बाई डी टी ई स्क्वायर है, यहाँ 1/2 डी बाई डी टी एच स्क्वायर आएगा, सही है ना? तो 1/2 डी बाई डी टी दोनों सब में कॉमन है, बाहर निकाल दिया, यहाँ एच स्क्वायर बच गया, यहाँ ई स्क्वायर बच गया, म्यू साथ में था, एप्सिलॉन साथ में था, तो ये वाली क्वांटिटी को मैंने एज इट इज लिख दिया ऐसे कैसे ही। कोई कंफ्यूजन है इसमें? समझ रहा था ध्यान से? बिल्कुल क्लियर है? अरे बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल क्लियर है ना? ओके, ये आपका पॉइंटिंग थ्योरम का फॉर्मूला होता है इन दी पॉइंट फॉर्म, ठीक है? ओके, अब ध्यान से समझना, ये फॉर्मूला मान लो आपको कहीं पे यूज करना पड़ जाए तो आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने डेवलप क्यों करवाया है? पहली बात तो ये कि भाई पॉइंटिंग थ्योरम का पार्ट है, तो इसलिए मैंने करवा दिया, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? लेकिन इससे कुछ समझने को भी तो मिलना चाहिए, जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, क्यों नहीं है? जरूरी है भाई। अब देखो जरा ध्यान से, एक एक टर्म को ध्यान से समझना, ठीक है ना? ध्यान से समझना। देखो, ग्रेडियंट ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर इज नथिंग बट इट्स पावर डेंसिटी। क्या होती है? पावर डेंसिटी। ध्यान से समझना, ठीक है? कंपलसरी है, पावर डेंसिटी। ये डेल डॉट एस है, सही बात है, डेल डॉट एस है। तो ग्रेडियंट लिया है मैंने, ग्रेडियंट एक वेक्टर होता है, वेक्टर के साथ में डॉट किया है, मतलब ये पूरी की पूरी टोटल क्वांटिटी मिलके, ये मिलके जो मुझे मिल रही है वो क्वांटिटी मिल रही है स्केलर। कौन सी क्वांटिटी मिल रही है मुझे? स्केलर वैल्यू मिल रही है। ध्यान से समझो, स्केलर वैल्यू है, सही बात है, बिल्कुल सही है। अब सर हम तो बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे हम? भाई हम तो ये बात कर रहे थे कि मान लो कि पावर डेंसिटी वो है कि मान लो एक क्लोज सरफेस में से होते हुए अगर एक वेव गई और वो वेव अगर एक क्लोज सरफेस में से होते हुए पास होती है तो वहां पे उसकी पावर में या उसकी एनर्जी में कितना चेंज होता है वो रिप्रेजेंट करता है पॉइंटिंग थ्योरम को, और उसको हमने बोला था, इस एस को इसलिए हमने बोला था पावर डेंसिटी। याद करो, क्लास शुरू होते ही यही बोला था मैंने, बोला था या नहीं बोला था? बिल्कुल। सरफेस कौन सा बोला था मैंने? क्लोज सरफेस, एक क्लोज एरिया
अरे बिल्कुल। एक बात बताओ, क्या एक क्लोज सरफेस के लिए ऐसा कुछ रूल होता है क्या कि इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू ए क्लोज सरफेस ए फंक्शन f डॉट डी आर कैन बी राइट इट डाउन लाइक दिस कि इट्स अ वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ योर डेल डॉट एफ डॉट डीवी, ये ds है, एरिया है। क्या ऐसा कोई रिलेशन था? बिल्कुल था, और इट्स कॉल्ड डाइवर्जेंस थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको? डाइवर्जेंस थ्योरम बोलते हैं। बताओ, याद है कि नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है ना। स्टोक्स ग्रीन थ्योरम्स वगैरह यूज करके ऐसा कुछ बनाया था हम लोगों ने, बिल्कुल बनाया था। अब एक बात को ध्यान से समझिए, ठीक है ना। ओके, तो डाइवर्जेंस थ्योरम थी, इसका ऐसा बिहेवियर आता है, बिल्कुल आता है। अब इसको आप इससे मैच करके देखो, ग्रेडियंट ऑफ ए फंक्शन जिसका मैं क्लोज सरफेस के साथ में इंटीग्रल ले रहा था, अगर वो डेल के साथ आ गया तो मतलब अगर मैं इसको वॉल्यूम के साथ दिखा रहा हूं, मतलब ये वॉल्यूम वाला कंपोनेंट है इसलिए स्केलर वैल्यू दिखा रहा है। अब थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे आप, बिल्कुल होना ही चाहिए, कंफ्यूज तो होना चाहिए। अब होना कैसे चाहिए, ध्यान से समझो। ये क्या बोल रहा है? ये ऐसे बोल रहा है बेटा, समझना। मान लो एग्जांपल, ओके देखो, मान लो आपके पास में ये कोई गोला है, ठीक है, 3D में बना नहीं सकता हूं, ठीक है। इसको आप सर्कल मत समझना, ये गोला है समझ लो। गोला क्या होता है? एक क्लोज सरफेस होता है, वॉल्यूम कंटेंट करता है, सही बात है, बिल्कुल सही है। अब मैंने यहां से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इसके अंदर एंटर करवाया है, गोला है, पूरा मीडियम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसके अंदर आई, सही है। अब इस गोले के अंदर कोई मीडियम भरा हुआ है, ठीक है। मीडियम जो है वो आपका लॉसी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है, समझना ध्यान से, ठीक है। कैसा मीडियम है? लॉसी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है, लॉसी है भाई, ओके। परफेक्ट डाइइलेक्ट्रिक होता तो लॉस नहीं होते, बिल्कुल भी सही बात है, लॉसी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है, ओके। अब यहां से ये इसमें एंटर करेगा। अगर लॉसी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम होगा तो एक कंपोनेंट ऐसा होगा जो सिस्टम में कुछ ना कुछ किसको दिखाएगा? लॉस को दिखाएगा। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के हिसाब से देखना चाहूं तो बेसिकली हमारे पास में 3 कंपोनेंट होते हैं, आप जानते हो अच्छे से। 3 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है रेजिस्टेंस होता है, एक इंडक्टेंस होता है, एक कैपेसिटेंस होता है। इसमें रेजिस्टेंस वाला कंपोनेंट जो होता है ना, ये एकमात्र ऐसा कंपोनेंट होता है जो सिस्टम में किसको दिखाता है? लॉस को दिखाता है। बाकी इंडक्टेंस जो होता है और कैपेसिटेंस जो होता है, ये दोनों एनर्जी स्टोर करने का काम करते हैं। और आप जानते हो एलसी टैंक में एनर्जी, कभी ये फुल्ली चार्ज हो जाता है, फिर ये चार्ज डिस्चार्ज होकर इसको चार्ज करता है, फिर ये इसको करता है, ये इसको करता है, मतलब इन दोनों में एनर्जी का क्या चलता रहता है? ट्रांसफर चलता रहता है। क्या होता है एनर्जी का? ट्रांसफर। तो पहले एनर्जी मान लो ये फुल चार्ज हो गया, फिर धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा, तो कितनी देर में डिस्चार्ज होगा वो डिपेंड करेगा कि एनर्जी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसको दिखाएगा? एनर्जी चेंज को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? एनर्जी में चेंजेस को दिखाएगा। बताओ दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? बिल्कुल दिखाएगा ना, बिल्कुल सही है। तो सर अगर आपने एक क्लोज सरफेस लिया तो क्लोज सरफेस में 3 तरह के एलिमेंट हो सकते हैं, लॉस करने वाले कंपोनेंट और एनर्जी को स्टोर्ड करने वाले कंपोनेंट। और ये एनर्जी को स्टोर्ड करने वाले कंपोनेंट एक दूसरे में चार्जिंग डिस्चार्जिंग को दिखाते हैं, और इसकी वजह से एनर्जी में क्या होता है? चेंज होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम के हिसाब से। अब मैं तो यही तो बात कर रहा था इतनी देर से कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम में से होते हुए निकलेगी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब प्रोपोगेट करेगी, तो अगर आपने एक क्लोज सरफेस ले लिया तो उस क्लोज सरफेस के अंदर कितनी पावर आई है वही आपकी पावर डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगी। यही मैं जब से बोल रहा था, यही बोल रहा था ना, बिल्कुल सही बात है। अगर ये क्लोज सरफेस है, अगर स्फीयर है, तो क्या मैं इसको एक वॉल्यूम से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? समझिए कि पॉइंटिंग वेक्टर का क्लोज सरफेस के साथ में इंटीग्रेशन किसको दिखाता है? फ्लक्स को दिखाता है। याद था ना आपको ऐसा कि क्लोज सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस निकल रही है, कितना मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, वही तो होता है फ्लक्स, वही तो होती है एनर्जी। होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल। तो सर अगर मान लो इधर से इसके अंदर ये क्या कर रहा है? एंटर कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इधर से एंटर कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर घुस रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर घुस रहा है, कर रहा है ना पेनिट्रेट। बिल्कुल। तो जब किसी क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अंदर एंटर करता है
तो फ्लक्स की वैल्यू हम कौन सी लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। याद करो, क्लोज सरफेस से बाहर निकलने वाले फ्लक्स को हम पॉजिटिव बोलते थे और अंदर एंटर करने वाले फ्लक्स को हम क्या बोलते थे? नेगेटिव फ्लक्स बोलते थे। और उसी वजह से यहां पे ये नेगेटिव साइन आ रहा है बेटा, क्योंकि ये किसको दिखा रहा है? ये दिखा रहा है एंटर को। ठीक है, ये दिखा रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर क्या कर रही है? एंटर कर रही है। अब आप एक बात बताओ, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर एंटर करेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर एंटर करेगी, बिल्कुल सही बात है। उसकी एनर्जी में थोड़ा बहुत लॉस होगा, एनर्जी में थोड़े बहुत क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे, चेंजेस होंगे, एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन थोड़ी देर बाद में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से होते हुए, यहां से होते हुए बाहर तो निकलेगी, इधर से होते हुए यहां से जाते हुए बाहर तो निकलेगी। हम मान लिया एनर्जी में थोड़ा सा रिडक्शन हो जाएगा, मान लिया, लेकिन यहां से एंटर करेगी तो बाहर भी तो निकलेगी, क्लोज सरफेस से बाहर भी तो निकलेगी कि नहीं निकलेगी? बिल्कुल। मतलब सर टोटल फ्लक्स तो जीरो है, जितना एंटर कर रहा है उतना ही क्या कर रहा है? बाहर निकल रहा है। मतलब एनर्जी का क्या होता है? कंजर्वेशन होता है। और यही बात मैंने बोली थी कि एनर्जी को ना प्रोड्यूस किया जा सकता है, ना एनर्जी को खत्म किया जा सकता है, एनर्जी तो कंजर्व होती है। यही बात तो ये बोल रहा है ना कि जितनी एंटर करेगी उसमें से कुछ लॉस हो जाएंगे, हीट डेवलप करेंगे, लॉस भी बाहर निकलेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बाहर निकलेगी। मतलब टोटल फ्लक्स जीरो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? एनर्जी कंजर्वेशन। तो ध्यान रखना, पॉइंटिंग थ्योरम कौन से थ्योरम के ऊपर या कौन से रूल के ऊपर अप्लाई होती है? तो या क्या बोलोगे? एनर्जी कंजर्वेशन रूल के ऊपर पॉइंटिंग थ्योरम एप्लीकेबल होती है। और पॉइंटिंग ने थ्योरम जो बताई थी वो एनर्जी कंजर्वेशन रूल को ध्यान में रखते हुए बोला था। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल। तो अगर एंटर करने वाले फ्लक्स के लिए हमने नेगेटिव लिया है, ठीक है ना, तो हम ये बिल्कुल बोल सकते हैं कि माइनस ऑफ डेल डॉट एस जो होगा वो डेल डॉट एस के बराबर होगा, क्योंकि ये एंटर करने वाला फ्लक्स है तो ये लीव करने वाला फ्लक्स है। जितनी अंदर एंटर करेगी उतनी बाहर निकलेगी। दैट्स इट, सॉल्यूशन क्लियर। सही बात है। तो ये इधर वाली क्वांटिटी समझ में आई है? सही है। इसको आप यही नहीं लिख सकते, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये क्वांटिटी कुछ ऐसी दिख रही है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल। तो पहली वाली क्वांटिटी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट्स क्लोज इंटीग्रल विद सरफेस इट्स ओवर एस वेक्टर डॉट डीएस। तो इसको आप डेल डॉट एस ना लिख के इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है ना, विद इन ए क्लोज सरफेस में, इस तरीके से। ये लिखो, बात एक ही है। ये वाली क्वांटिटी क्लियर हुई है? ओके, फंडा याद रखना, पूरा वो का वो, ठीक है। आगे वाली क्वांटिटी में अब समझो, ये फ्लक्स, ये एनर्जी एंटर कर गया, इसमें क्या होगा? लॉस, बिल्कुल, सिग्मा ई स्क्वायर। देखो ये किस चीज को दिखा रहे हैं? ये दिखा रहे हैं सिस्टम में होने वाले लॉस को। जानते हो ना सिग्मा क्या होती है? कंडक्टिविटी। और आप जानते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कंडक्टिविटी की वजह से ही लॉसेस होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अरे होते हैं ना बेटा, बिल्कुल होते हैं सर, होते हैं। क्यों? क्योंकि डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में कोई लॉस नहीं होते हैं। अगर मीडियम डाइइलेक्ट्रिक होता है तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई लॉस होते हैं क्या? नहीं होते हैं। अगर ये सिग्मा जीरो हो जाए तो ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। मतलब लॉसेज कितने हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। तो ये तीनों क्वांटिटी, ये जो तीन टर्म्स आ रही है ना यहाँ पे, इसमें पहली टर्म किसको दिखाती है? मीडियम में होने वाले लॉसेज को दिखाती है। अगर मीडियम लॉसी नहीं हुआ तो ये वाली क्वांटिटी जीरो बन जाएगी। समझ गए? बिल्कुल। आगे समझो मैग्नेटिक फील्ड, आगे समझो इलेक्ट्रिक फील्ड। इनका क्या आ रहा है? डी बाई डी टी, चेंज इन टाइम। देखो इस फॉर्मूले को आप अच्छे से देखो ना, डी बाई डी टी को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। क्या दिख रहा है आपको? ये आपको दिख रहा है 1/2 म्यू एच स्क्वायर, दिख रहा है? बिल्कुल। देखो इसको आगे, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? इट्स 1/2 म्यू एच को मैं क्या लिख सकता हूं? बी इक्वल होता है म्यू एच, तो एच को मैं लिख सकता हूं बी अपॉन म्यू, तो बी स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या बनेगा? ये बनेगा बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू। क्या था ये? एनर्जी। कौन सी? मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी, यू। कल ही फॉर्मूला डेवलप किया था, याद है? ये देखो क्या है, ये है आपका 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये क्या है? एनर्जी। किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी। सही बात है ना? तो एनर्जी का डी बाई डी टी हो रहा है, मतलब एनर्जी डेंसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा है। तो एनर्जी को डिफरेंशिएट किया जा रहा है तो पावर को ही दिखाएगा। पॉइंटिंग थ्योरम पावर दिखाती है। सही बात है। दूसरी बात जो मैं यहां पे बोल रहा था कि एनर्जी में ट्रांसफर, एनर्जी में चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज डिफाइंड बाय पॉइंटिंग थ्योरम। क्या ये टर्म दिखा रही है कि नहीं दिखा रही है? अरे दिखा रही है कि नहीं दिखा रही है? बिल्कुल दिखा रही है सर। अरे दिखा रही है ना? बिल्कुल। तो यही किसने बोला था?
पॉइंटिंग भाई साहब ने बोला था, यही बातें आपको बोली है। इक्वेशन आ गई तो डेवलप होगी, तो ये मतलब नहीं है कि क्या है इक्वेशन, इसको पढ़ना आना चाहिए। कौन सी टर्म क्या दिखा रही है, क्यों दिखा रही है, ये होता है पॉइंट फॉर्म में। अगर आपको इंटीग्रल फॉर्म में लिखना है कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ये वाला है पूरे को मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, और इस वाली टर्म को मैं क्या लिख दूंगा, ये वाला टर्म जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, इसको हटा दूं मैं। ओके, अगर मुझे इसका इंटीग्रल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगा, इट्स माइनस ऑफ डेल डॉट एस विद इंटीग्रेशन वॉल्यूम विद योर डीवी, इट्स योर पूरे का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, सिग्मा ई स्क्वायर 1/2 इट्स डी बाई डी टी इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, ठीक है, और इट्स डी बाई डी टी, ठीक है ना, इट्स म्यू एच स्क्वायर एप्सिलॉन ए स्क्वायर, ये कुछ नया नहीं है, ठीक है, सेम ही है, विद रेस्पेक्ट टू डी वी। ओके, विद रेस्पेक्ट टू डी वी प्लस, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो इट्स अ क्लोज इंटीग्रल विद योर सरफेस इंटीग्रल विद योर एस डी एस इक्वल्स टू ये वाली क्वांटिटी पूरी। ओके, दिस टर्म्स आर नॉट टू इंपॉर्टेंट, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। ओके, अब देखो, अब समझना ध्यान से है, देखो ये तो एनर्जी का कंजर्वेशन है इधर से उधर, ये एक्टिव पावर के लॉसेज को दिखा रहा है, ठीक है। मतलब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन लिखते हैं, तो हम लिखते हैं ई नोड कोस ऑफ ओमेगा टी या ई नोड साइन ऑफ ओमेगा टी, मतलब हम रियल वैल्यूज को लिखते हैं, इमेजिनरी वैल्यूज को नहीं लिखते हैं। साथ में यहाँ पे हमारे एवरेज की वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है, 1/2 हमें मिल रहा है, तो इस वजह से मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि पॉइंटिंग थ्योरम में जो ये पावर की जो डेंसिटी मिलती है, जो एस आपको मिलता है, अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ, पॉइंटिंग वेक्टर तो क्या होता है, पॉइंटिंग वेक्टर तो होता है ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर, ठीक है, ये तो होता है पॉइंटिंग वेक्टर वाली क्वांटिटी। ओके, और अगर मैं पॉइंटिंग में अगर मैं किसकी बात करूं, पावर डेंसिटी की, कौन सी वाली वैल्यू, एवरेज वाली वैल्यू, तो मैं बोल सकता हूं ये होता है आपका 1/2 ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर, ठीक है। इसकी कौन सी वाली वैल्यू, रियल वाली वैल्यू, ये आपका दिखाता है, क्योंकि इसका रियल वाले कंपोनेंट आ रहे हैं यहाँ पे, और 1/2 एवरेज की वजह से आया है, दैट इज योर पावर डेंसिटी की एवरेज वैल्यू। आप इस तरीके से करके इसको फाइंड आउट कर सकते हो, इसका यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेना है। ओके, दैट्स इट, ये थी हमारी क्या, पॉइंटिंग थ्योरम थी। ये वाली इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस वाली जो किया था वो इंपॉर्टेंट था। ये आपका एक तरीके से आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, पूरा का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, जो आपके सेमेस्टर्स में जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं वैसे करेंगे। जिन बच्चों को ट्रांसमिशन लाइंस जो है, अगर मान लो उसके बारे में पढ़ना है, तो ट्रांसमिशन लाइंस जो है वो मैंने आपको पावर सिस्टम के टाइम पे पूरी कंप्लीट तरीके से पढ़ाई थी, तो वहाँ पे मैंने आपको प्रोपोगेशन वगैरह के बारे में भी बताया था, ठीक है ना। वैसे जो प्रोपोगेशन, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस और इनके बारे में मैंने यहाँ जो बता दिया है वही आपका एग्जाम में आने वाला है, वही फॉर्मूले आपको सब जगह अप्लाई करने हैं। अगर आप उस ट्रांसमिशन लाइन को उठा के पढ़ोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि जो हमने पढ़ा है उसी को हम वापस से रिपीट कर रहे हैं, कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे लगेगा कि इसी को हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा रिपीट करेंगे, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में प्रोपोगेशन एक वेव में प्रोपोगेशन के बराबर ही होता है, ठीक है ना। हाँ, आप ये कर सकते हो, जैसे मान लो एडिशनल चीज़ें अगर आपको जाननी हो तो वहाँ पे मैंने रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन, उनके बारे में एक टॉपिक, एक क्लास मैंने ली हुई है, ठीक है ना। तो वो ज़रूर मैं आप लोगों को सेंड करवा दूंगा, तो आप लोगों को थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी रिफ्लेक्शन के फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो वो आप ज़रूर कर सकते हो। बाकी आप लोगों के लिए रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन, ये सब आपके टॉपिक्स में नहीं है। अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछे गए होंगे और मुझे देखने पे ये पता चला कि हाँ ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो वो टॉपिक्स में मैं आप लोगों के लिए करवा दूंगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस प्रिपेयर करते रहो, क्वेश्चंस करते रहो। मैंने मोर देन एनफ पढ़ाया है आपको, ठीक है ना। इतना पढ़ लोगे ना बहुत है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।